अंडरवर्ल्ड की बड़े लेवल पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ एक अबू सलेम जैसा नया आदमी कुछ नए कारनामे करने मुंबई के अंडरवर्ल्ड के सीन पे हाजिर होता है। मुंबई के उस सर्कल में इसका नाम अबू सामान के नाम से ज़्यादा मशहूर था। कई सारे जो मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए या दूसरे बसेस में ब्लास्ट हुए, क्राउडेड प्लेसेस पे ब्लास्ट किए गए, जो तार थी कहीं ना कहीं, और इस किस्म के माहौल का फ़ायदा उठा के अबू सलीम ने सोचा कि मैं इंडिपेंडेंट काम क्यों नहीं करूँगा अपना। तो इसने दाऊद को बिना बताए, जो इसने अपने घरवाली से फिज़िकल वायलेंस बहुत हुई, उसको एक बार इतना मारा कि उसके सर पे बहुत चोट लगी और उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और डॉक्टर ने यहाँ तक कहा कि अगर तुम्हारे आने में थोड़ी देर हो जाती तो शायद तुम मर भी सकती थी। मोनिका बेदी जेल से छूटने के बाद उसने फिर जब अपनी हकीकत बताई, कैसे ये फिज़िकल टॉर्चर करता था, ज़बरदस्ती मुझे बाहर रोक के रखता था। तो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बलजीत परमार पर यू चैनल पे स्वागत है। और मैं बलजीत परमार आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी। और वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के उस दौर की कहानी है जहाँ एक तरफ जब अंडरवर्ल्ड की बड़े लेवल पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ एक अबू सलेम जैसा नया आदमी कुछ नए कारनामे करने मुंबई के अंडरवर्ल्ड के सीन पे हाजिर होता है, सामने आता है। और बड़ी एक दिलचस्प और अजीबो-गरीब कहानी है अबू सलीम के आने की और उसके बाद सलाखों के पीछे जाने की। आज़मपुर शहर जो है वो उत्तर प्रदेश का एक जाना माना इलाका है। वहाँ से बहुत बड़े बड़े लीडर भी निकले, लेकिन बहुत से लोगों का जो ओवरऑल पॉलिटिकल किरदार था वो क्राइम से जुड़ा हुआ पाया गया। मैं नाम नहीं लूँगा किसी के, लेकिन कुछ अच्छा रेपुटेशन नहीं है उस इलाके का। हर स्टेट में, हर ज़िले में कुछ ऐसे इलाके होते हैं जिनको हम क्राइम इन्फेस्टेड एरियाज़ कहते हैं। कुछ बड़े लेवल के होते हैं, कुछ छोटे लेवल के होते हैं। मुंबई में भी ऐसे कुछ इलाके हैं, जैसे प्रतीक्षा नगर, कांजूर मार्ग, जोगेश्वरी, और एक ज़माने में एंटॉप हिल, और दूसरी तरफ डोगरी, नागपाड़ा। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे क्राइम की वारदात जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा, जो आंकड़ों से ज़्यादा होती हैं, तो वो हल्के कुछ अच्छी नज़र से नहीं देखे जाते, जहाँ क्राइम की एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा चलती हैं। खैर, तो आज़मगढ़ जो है वो यूपी का इसी किस्म का एक शहर है जहाँ से बहुत बड़े क्रिमिनल भी निकले, राजनेता भी निकले, और कहीं ना कहीं वो आज़मगढ़ जो है वो सुर्खियों में रहा है। तो अच्छे लोग भी बहुत निकले हैं वहाँ से। वहाँ पे बड़े प्रसिद्ध और प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ एक बदनामी का दाग हमेशा आज़मगढ़ के साथ जुड़ा रहा है। तो उसी शहर का रहने वाला है ये अबू सलेम। और इसका बाप जो था वो एक वकील था उस इलाके में, लेकिन यंग एज में जब अबू सलेम की उम्र बहुत कम थी, ये 4 भाई बहन थे, तो इसके बाप की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो घर में और कोई फैमिली को संभालने वाला नहीं था, तो अबू सलेम को अपनी पढ़ाई जो थी वो 12वीं क्लास में छोड़नी पड़ी। कुछ रोज़ी रोटी के चक्कर में इसने एक वर्कशॉप पे काम किया, मैकेनिक का काम सीखा। बाद में अपने आप को इंजीनियर कहने लग गया, वो दूसरी बात है। तो वहीं से नौकरी करते करते इसने एक छोटा सा इसने एक मेरीन इंजीनियरिंग का कोर्स किया वहाँ की एक अकेडमी में। वो ज़माना था जब लोग दुबई, शारजा, सऊदी, बहरीन, मस्कट, ओमान इसलिए जाते थे कि वहाँ उनको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। तो उस चक्कर में लोग कुछ टेक्निकल डिग्रीज हासिल किया करते थे नौजवान, जिसमें कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इस किस्म के लोग। लेकिन अबू सलीम ने मेरीन इंजीनियरिंग का वो एक छोटी सी इंस्टीट्यूट से कोर्स किया, और इसको ये लगता था कि मैं वहाँ जब खाड़ी के देशों में जाऊँगा तो कहीं ना कहीं शिप और शिप इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते किसी बिज़नेस में मुझे एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी।
और वही हुआ। दुबई में कुछ देर काम करने के बाद उसने जब अमेरिका का वीज़ा लगवाया तो उसको जो वर्क वीज़ा मिला था वो मेरीन इंजीनियरिंग का ही मिला था। खैर वो बात की बात है। बड़ी छोटी सी उम्र थी जब इसकी शादी इसके माँ बाप ने कर दी। 17 साल की उम्र थी इसकी बीवी समीरा की, जुमानी, समीरा जुमानी, जब उसके माँ बाप ने अपनी मर्ज़ी से इन दोनों की शादी कर दी। समीरा की मैंने एक इंटरव्यू सुनी है, मेरी एक मित्र हैं पुरानी, शीला रावल, जो तकरीबन मेरे साथ ही उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग का मुंबई में सफ़र शुरू किया था। उन्होंने बहुत साल पहले एक इंटरव्यू किया था समीरा जुमानी का, जो बाद में जो अबू सलेम की एक्स वाइफ है, अब तो तलाक हो गया उनका, अमेरिका में रहती हैं अपने बेटे के साथ। तो उसने उस इंटरव्यू में कहा था कि मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी की, और वो मैं सारी उम्र उस बात से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाई कि वाकई मैं इस आदमी से शादी करना चाहती थी। मैंने तो शादी का सोचा नहीं था, पढ़ना चाहती थी, एक अपनी मर्ज़ी का एक खावन ढूंढना चाहती थी, एक अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। लेकिन घर वालों ने इतनी छोटी सी उम्र में शादी करके मुझे अबू सलेम के साथ बांध दिया, और शायद यही एक रीज़न है कि हमारी आपस में बन नहीं सकी और बात तलाक तक पहुंची, और उसकी बात भी बाद में करेंगे। तो ये पति पत्नी के बीच में ज़राइम पेशा ज़िंदगी आई, और उसके साथ में एक वो की एंट्री होती है, पति पत्नी और वो थी मोनिका बेदी। पंजाब में एक शहर है होशियारपुर, होशियारपुर से मुकेरियाँ एक दूसरे शहर की तरफ पर जाएं तो 10-11 मील की दूरी पे एक छोटा सा गांव, बड़ा गांव आता है, चब्बेवाल। उस गांव के रहने वाला था मोनिका बेदी का परिवार। बहुत सालों से जद्दी पुश्ती वहाँ पे रहते थे। प्रेम कुमार बेदी नाम था मोनिका के पिता का, जो अपने माँ बाप और अपनी एक बहन के साथ उस गांव में रहते थे। माता का नाम शकुंतला था शायद, अगर मुझे बराबर याद हो तो ये उस गांव में चब्बेवाल में रहते थे। और वहाँ पे जब मोनिका की उम्र कोई 10 महीने के करीब थी, तो प्रेम कुमार बेदी जो प्रोफेशन से आरएमपी थे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनको नॉर्वे जाने का वीज़ा मिल गया। उस ज़माने में बहुत कम लोग बाहर जाया करते थे, ख़ास तौर पे मेडिकल प्रोफेशन के इस किस्म के लोग। तो खैर वो अपने परिवार के साथ नॉर्वे चले गए। वहाँ उन्होंने जाके कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर का काम नहीं किया, बिकॉज ही वॉज नॉट अ क्वालिफाइड डॉक्टर, तो कोई एमबीबीएस तो थे नहीं, तो एक सर्टिफिकेट लेके काम करते थे। तो प्रेम कुमार जी ने वहाँ पे जाके एक रेडीमेड गारमेंट्स का स्टोर खोला। नॉर्वे में जाके हिंदुस्तानी सूट, साड़ियाँ, इस किस्म का सामान बेचना शुरू किया, और तभी नए नए इंडियन जो थे वो नॉर्वे जाने लगे थे। और नॉर्वे और उस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की जो मॉडर्न ड्रेसेस होती हैं, उस किस्म की ड्रेसेस हमारी इंडियन औरतें और ख़ास तौर पे पंजाब की औरतें नहीं पहनती थी। तो इसलिए इनका वो जो गारमेंट स्टोर था वो बहुत अच्छा चला, अच्छे खासे पैसे कमाए और बहुत सालों तक वहाँ पे रहे। जब मोनिका बड़ी हुई तो इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा गया, इंग्लैंड, जो उस ज़माने में बहुत बड़ा गिना जाता था, और इतना खर्चा भी बहुत होता था, उसकी एडमिशन भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। बट शी वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो इसको वहाँ पे एडमिशन मिल गई और इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई की। और उसी दौरान ऑक्सफोर्ड में एक इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे एक सेमिनार हुआ, जिसमें मुंबई के काफ़ी बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स वहाँ पे गए हुए थे। सेमिनार में यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया था। वहाँ पे कुछ लोगों से मोनिका बेदी की मीटिंग हो गई, मुलाकात हो गई, और उसको खूबसूरत तो थी, यंग भी थी, पढ़ी लिखी थी। तो किसी प्रोड्यूसर ने 2-3 ने उसको ये इनविटेशन दे दिया कि आप जब कभी बॉम्बे आएँ तो हमें मिलें, तो कोशिश करेंगे, आपका स्क्रीन टेस्ट वगैरह लेंगे, तो देखेंगे कि शायद आपका फिल्म इंडस्ट्री में आपको कोई काम का रोल मिल सके। तो वो मोनिका बेदी 91 के करीब बॉम्बे आ गई, 91-92 में। तो
लेकिन यहाँ पे जैसे आपको मालूम है मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इतनी जल्दी किसी के पाँव लगने नहीं देती। तो इसको भी प्रॉमिस तो बहुत लोगों ने किए थे, लेकिन जब वापस आई तो काम किसी ने नहीं दिया। तो काफ़ी साल इसके निकल गए, इसने आहिस्ता आहिस्ता फिल्म में रोल नहीं मिले तो इसने स्टेज शो करने शुरू कर दिए। वो ज़माना था जब बहुत से बॉम्बे के एक्टर्स जो थे वो इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म शोज़ करने जाते थे, जिनमें बहुत सारे शोज़ दुबई में हुआ करते थे। इंग्लैंड में भी होते थे, अमेरिका में भी होते थे, कनाडा में काफ़ी शोज़ होते थे। तो लेकिन इसका ज़्यादा, क्योंकि दुबई मुंबई के नज़दीक पड़ता था, टिकट का किराया भी कम होता था, तो इसने दुबई में आना जाना शुरू किया शोज़ के चक्कर में। उन्हीं दिनों में इसकी मुलाकात अबू सलेम से हो गई। और अबू सलेम, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, इस कहानी का जो मेन किरदार है आज के किस्से का, वो जब आज़मगढ़ छोड़ के बम्बई आया तो उसको यहाँ पे इमीडिएटली कोई काम धंधा नहीं मिला। उसने पहले तो एक टैक्सी चलाने का काम किया, काली पीली टैक्सी बॉम्बे में चलती है, उसने टैक्सी चलाई। उसके बाद फिर उसके एक रिश्तेदार थे जेके अंसारी, उनके साथ अंधेरी स्टेशन के पास एक बहुत बड़ी रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, मार्केट है बहुत बड़ी, उसमें उसका भी, उसके अंकल का गारमेंट स्टोर था। वहाँ पे इसने उनके साथ काम करना शुरू किया। और जोगेश्वरी एरिया, जैसे मैंने आपको बताया, वो एक ज़माने में क्राइम कैपिटल मुंबई की कहा जाता था। बहुत से बड़े क्रिमिनल जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में पैदा हुए वो सब ज़्यादा जोगेश्वरी एरिया से निकले। वायलेंस मुंबई के अंडरवर्ल्ड की सबसे पहले शुरू हुई तो जोगेश्वरी से हुई। जैसे मैंने एक और एपिसोड में आपको बताया था कि शेट्टी ब्रदर्स, प्रभाकर शेट्टी और प्रकाश शेट्टी, इन लोगों ने कैसे एक भैंसों का तबेला जला के वहाँ पे बिल्डिंग बनाई थी, और उसका बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी और एक दिल दहलाने वाली हालात मुंबई में पैदा हुए थे, इतने जानवरों को आग लगा के मार देना। तो उसमें शरद शेट्टी का हाथ भी आया। शरद शेट्टी दुबई में अपने अच्छी ऐसी पैंट बना के बैठा था, तो वो दाऊद के करीब था। और इस तरह जोगेश्वरी का एरिया जो है वो काफ़ी कई सारे जो मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए या दूसरे बसेस में ब्लास्ट हुए, क्राउडेड प्लेसेस पे ब्लास्ट किए गए क्रूड बम से, और दूसरे वो सब उसका जो तार थी कहीं ना कहीं जोगेश्वरी से मिलती थी। और एक किस्सा थोड़े दिनों के बाद आपको सुनाऊंगा, जो IC-814 का हाईजैक हुआ था वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे। हिंदुस्तान का जहाज़ वो नेपाल से अफ़गानिस्तान ले गए थे, और जिसकी वजह से कुछ बड़े टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा था। उसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी भी दुबई जोगेश्वरी के 2 फ्लैट में हुई थी। वो एक दूसरा किस्सा है वापस। तो जोगेश्वरी में इस किस्म के लोग हमेशा पैदा होते रहे हैं जो बाद में क्राइम की दुनिया से जुड़े। तो ऐसा ऐसा अबू सलेम क्योंकि टैक्सी चलाते चलाते बम्बई की गलियों से वाकिफ़ हो गया था। उसके बाद जेके के जब टच में आया, एक जेके सेठ हुआ करते थे सांता क्रूज़ के। उनका नाम तो बहुत लंबा था, लेकिन जेके, उनको जेके किंग कहा जाता था उनको, इसलिए कि वो सोने की जैकेट्स की स्मगलिंग किया करते थे। तो एक जैकेट में 100 बिस्किट्स हुआ करते थे, वो जैकेट स्मगल होके आती थी, और उन जैकेट्स को बड़ा सेफ तरीके से उनको जो व्यापारी होते हैं जो एंड रिसीवर जो होते हैं उनके तक पहुंचाना सेफ्टी से, वो काम जो है वो अबू सलेम करता था। क्योंकि उस समय इसने दाऊद के भाई अनीस से दोस्ती कर ली थी, और उसकी दोस्ती की वजह से उसके करीब आते हुए छोटा शकील के साथ काम करते हुए इसने उनका यकीन जीता, और इतना बड़ा कीमती सामान, सोना और हथियार आगे लोगों तक पहुंचाने इसका काम था। आपने शायद, आपको मालूम होगा कि 93 ब्लास्ट के पहले संजय दत्त को जो हथियार पहुंचाए गए थे वो भी अबू सलेम ने पहुंचाए थे। तो खैर ये करते 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 ये अनीस के काफ़ी क्लोज आ गया और उनका करीबी बना, क्योंकि ये एक जगह से सामान लेके कॉन्ट्राबैंड जो होता है, स्मगल्ड गुड्स होती हैं, 2 नंबर का सामान होता है, वो लेके दूसरी जगह जाता था। तो इसका निक नेम जो था वो सामान पड़ गया। तो मुंबई के सर्कल में इसका नाम अबू सामान के नाम से ज़्यादा मशहूर था। सलेम तो ये बाद में बना। खैर, तो ये इसकी हिस्ट्री। तो उसके बाद इसने जब 93 का ब्लास्ट हुआ तो जो अंडरवर्ल्ड में दाऊद के नाम से जो कुछ लोग नाराज़ हुए, जो हिंदू मुस्लिम डॉन बन गए,
इस किस्म के माहौल का फ़ायदा उठा के अबू सलीम ने सोचा कि मैं इंडिपेंडेंट काम क्यों नहीं करूँ अपना। तो इसने दाऊद को बिना बताए जो उस दौर में 90s के बाद इसने जो सबसे पहले गुलशन कुमार को मरवाया, फिर मनीषा कोइराला का जो सेक्रेटरी था अजीत देवानी उसका मर्डर करवाया, तो इस तरह प्रदीप जैन का मर्डर करवाया, बिल्डर का। तो ये बहुत सारे क्राइम्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। और इसकी जो काम करने का तरीका ऐसा था कि ये बम्बई के शूटर्स हायर नहीं करता था, क्योंकि बम्बई के शूटर्स की जानकारी बम्बई पुलिस के पास रहती थी। तो ये आजमगढ़ से या यूपी के और शहरों से बहुत कम पैसे दे के हायर्ड किलर मंगवाता था और उनसे काम करवा के उनको वापस भेज देना। और वो अपराधी कोई पकड़े नहीं जाते थे कि उनका रिकॉर्ड ना यूपी पुलिस के पास होता था ना बम्बई पुलिस के पास होता था। वो कभी बाद में जब एक अबू सलेम पे पूरा बनाएंगे एक पूरी वीडियो, तो उसमें इन सब बातों का जिक्र करेंगे। लेकिन अब आज के दिन में इनका जो पत्नी और वो का जो किस्सा है, समीरा जुमानी, मोनिका बेदी और अबू सलेम, ये तीनों की जो तिकड़ी क्राइम में इन्वॉल्व रही किसी न किसी तरीके से, उसका जिक्र कर रहे थे। तो दुबई में रहते रहते इसने इसकी दाऊद से जब बिगड़ी तो इसकी वाइफ जो थी समीरा, उसने इसको अमेरिका शिफ्ट होने का सलाह दिया और ये दोनों अमेरिका शिफ्ट भी कर गए। लेकिन अबू सलेम कभी अमेरिका में नहीं रहा, उसका दिल दुबई में ज़्यादा लगता था। वो तो अंडरवर्ल्ड का किंग बनना चाहता, तो उसने जो एक दुबई में जो कपड़े की दुकान भी खोली थी उसका नाम भी किंग्स ऑफ द वर्ल्ड रखा था। तो एक कहीं ना कहीं इसके दिमाग में एक अंडरवर्ल्ड का सरगना बनना, अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनना इसके दिमाग में घुसा हुआ था। वो इसकी वाइफ ने कुछ और, मैंने आर्टिकल पढ़ रहा था, कुछ किताबें पढ़ रहा था, उसमें जिक्र भी किया है कि ये अंदर से बहुत डरपोक है लेकिन ऊपर से अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझता था। तो इसने अपने घरवाली से फिज़िकल वायलेंस बहुत हुई। उसको एक बार इतना मारा कि उसके सर पे बहुत चोट लगी और उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और डॉक्टर ने यहाँ तक कहा कि अगर तुम्हारे आने में थोड़ी देर हो जाती तो शायद तुम मर भी सकती थी। तो इस किस्म का वायलेंस बिहेवियर जो था इसका, वो घर में भी करता था। और अल्टीमेटली इसकी बीवी ने इससे तलाक ले ली और अमेरिका में आज वो अपने बेटे के साथ जॉर्जिया में रह रही है, जहाँ उसके छोटे मोटे लॉजेस हैं और कुछ पेट्रोल स्टेशंस हैं। उसी टाइम पे दुबई में जब इसका मोनिका बेदी से जान पहचान हुई तो मोनिका बेदी ने भी उसको बोला कि इसने अपना नाम सही कभी नहीं बताया। ये हमेशा अपना नाम बताता था अबू अरसलान। अरसलान क्या होता है पता नहीं, इस किस्म का नाम मोनिका बेदी को बताता रहा। मोनिका बेदी का कहना है कि जब 2002 में पुर्तगाल में वो गए रहने के लिए, क्योंकि दाऊद के साथ दुश्मनी के बाद इसको खतरा था कि दुबई में रह नहीं सकता था, अमेरिका में जा नहीं सकता था, बीवी से तलाक हो चुका था, तो एक नई ये कड्डा ढूंढ रहा था। और यूरोप में सबसे ज़्यादा अगर जो लैक्स है, थोड़े कमज़ोर कानून हैं, तो वो पुर्तगाल में हैं। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में कानून बहुत सख्त है। तो इसने पुर्तगाल जब गए तो उन्होंने इसके जो पासपोर्ट थे दोनों के वो नकली पाए गए। तो पुर्तगाली अथॉरिटी ने जब इंक्वायरी किया तो मालूम पड़ा कि ये दोनों के नाम जो हैं वो अलग अलग हैं। मोनिका बेदी का नाम फौजिया के नाम से था पासपोर्ट, इसका नाम किसी और नाम से पासपोर्ट। तो उसी दौरान बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस में और दूसरे मर्डर केसेस में एक रेड कॉर्नर नोटिस ऑलरेडी अबू सलेम के ख़िलाफ़ निकल चुका था। तो हिंदुस्तान सरकार को उसकी तलाश थी और इंटरपोल के कहने पे पुर्तगाल पुलिस ने इसको अरेस्ट किया, दोनों को, जो उस समय अपने आप को मियाँ बीवी कहते थे। लेकिन मोनिका बेदी हमेशा डिनाई करती रही है कि उनकी कभी कोई शादी नहीं हुई। खैर, तो इनको वहाँ डिटेन किया और 2 साल की इनको सज़ा सुनाई गई दोनों को। पुर्तगाल की जेल में 2 साल रहे और 205 में जब इनकी जेल से छूटे तो भारत सरकार ने इंटरपोल के थ्रू इनको एक्स्ट्राडिशन की प्रोसीडिंग्स करके हिंदुस्तान लाया गया 2005 में। और उसके बाद यहाँ पे इनके खिलाफ़ जो केसेस चले, वो सबसे पहले केस तो नकली पासपोर्ट बनाने के थे।
मोनिका मोनिका बेदी ने 2 पासपोर्ट बनाए थे, एक हैदराबाद से और एक भोपाल से। इसी तरह फौजिया का पासपोर्ट भी एक नकली नाम का बना हुआ भोपाल से। समीरा का, इसकी पहली वाइफ का भी एक पासपोर्ट भोपाल से बना, एक नकली नाम से। तो इस तरह से अबू सलेम के भी दोनों पासपोर्ट, एक हैदराबाद से एक भोपाल से। तो ये सब केसेस को लेके वो केस चलते रहे। मोनिका बेदी पे तो सिर्फ पासपोर्ट, नकली पासपोर्ट का केस था। उसमें उसको 5 साल की सज़ा भी हुई, जो उसने आधी सदी काटी और बाकी माफ़ हुई। और अबू सलेम के ऊपर जो अजीत देवानी मर्डर केस और प्रदीप जैन मर्डर केस में इसको 25 साल की सज़ा हुई, जो आज वो जेल में रह के भुगत रहा है। तो ये एक किस्सा था उसकी लाइफ का। और मोनिका बेदी जेल से छूटने के बाद उसने फिर जब अपनी हकीकत बताई, उसमें ये सब बातें बताई कि कैसे ये फिज़िकल टॉर्चर करता था, ज़बरदस्ती मुझे बाहर रोक के रखता था, हिंदुस्तान से मुझे डराता था कि तुम गई तो तुम्हें जान से मार दूंगा। वही बात इसकी पहली बीवी ने बोली थी, समीरा ने, कि मैं इसकी मार इसलिए बर्दाश्त करती थी कि मेरी फैमिली हिंदुस्तान में रहती थी और ये हमें धमकी देता था कि तुम्हारे परिवार वालों को मार दूंगा। तो ये इस किस्म का करैक्टर है जो बॉर्न क्रिमिनल मेंटालिटी जिनके जहन में होती है। तो उसके बाद मोनिका बेदी ने भी जेल से छूटने के बाद इससे किनारा किया, लेकिन उसको 2-3 साल वो अपने गांव में आके रही। लेकिन जब जिस शख्स को मुंबई में रहने की या फॉरेन में घूमने की आदत पड़ जाए, उसका गांव में रहना कुछ मुश्किल होता है। वापस बॉम्बे गई तो इसको कोई किराए पे घर नहीं दे। मेरे एक मित्र हैं, वो पहले जर्नलिस्ट थे, बाद में पॉलिटिशियन बन गए, एमपी भी रहे हैं, मुंबई कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। तो वो उन्होंने मुझे जब ये बताया एक बार कि मोनिका बेदी को जब घर नहीं मिल रहा था तो उसने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली कि आप मेरी कोई प्लीज़ हेल्प कीजिए, मुझे कोई किराए पे घर भी नहीं देता है, मैं अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ और लेकिन मुझे कोई घर नहीं मिल रहा। तो हमारे वो संजय निरुपम, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, एमपी थे उस ज़माने में, उन्होंने इसको अपने दोस्तों को कह के गैलेक्सी टावर्स अपार्टमेंट्स में एक किराए पे 1 बेडरूम हॉल का घर लेके दिया, अपनी जिम्मेदारी के पूरी जिम्मेदारी मेरी है, अपना इसको घर दिया जाए। उसके बाद उसने वो घर लेके फिर दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत की। कुछ टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू किया, कुछ प्रेजेंटेशन टीवी पे करनी शुरू की। तो लेकिन बहुत गुमनामी की ज़िंदगी वो जी रही है। तो ये एक कहानी थी बम्बई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए उस क्राइम पर्सनालिटी की, शख्स की, और जिसको हम वो हिंदी फिल्मों का जो एक पुराना एक फिल्म आई थी और एक अक्सर एक डायलॉग बोला जाता है, ये तीनों थे क्राइम की दुनिया के पति पत्नी और वो। और आज के इस किस्से में इतना ही। आने वाले दिनों में और इसी किस्म किस्से कहानियाँ लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।